नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंदों का अध्ययन करेंगे। और बेटा इस पहली कक्षा में हम लोग उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो छंद को जानने के लिए, छंद की परिभाषा आदि को समझने के लिए आवश्यक है। तो इसमें बेटा देखिए वो चीज़ें नहीं जो आपको परीक्षा में पूछती हैं। परीक्षा में आपको सिर्फ परिभाषा और उदाहरण, ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। 2 नंबर की परिभाषा और 2 नंबर का उदाहरण, कुल मिलाकर के आपका 4 नंबर का ये प्रश्न होता है। बहुत अच्छा प्रश्न होता है बेटा, खास करके परीक्षाओं में रस, छंद और अलंकार के प्रति यदि आपके प्रश्न सही हैं तो सीधे सीधे आप 12 नंबर अर्जित कर लेते हैं बेटा। 4-4 नंबर के प्रश्न हुआ करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले व्यवहारिक चीज़ों को देखते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार हमको चीज़ों को याद कर लेते हैं बेटा। बार बार चीज़ों को दोहराने से चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं और कई बार जो चीज़ें पहले स्पष्ट नहीं हो पाती हैं वो बाद में भी स्पष्ट हो सकती हैं। तो देख लेते हैं छंद की बेटा। यहाँ पर हम लोगों ने परिभाषा लिखी है कि वह पद्य रचना जो मात्राओं या वर्णों की संख्या, क्रम, गति, यति, लय आदि के विशेष नियमों से बद्ध होती है, छंद कहलाती है। ठीक है। अब बेटा इस परिभाषा को हम लोग अलग अलग हिस्सों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। वह पद्य रचना, तो बेटा पहली चीज क्या निकल के आई कि छंद का संबंध किससे है? पद्य से है, गद्य से नहीं है। यानी बेटा जो पद्य रचनाएं हैं वही छंद में लिखी जाती है। ऐसा आप लोग बेटा छोटी कक्षाओं में पढ़े भी होंगे कि छंद जो पद्य है वो किस पे चलते हैं? छंदों पर चलते हैं, जबकि जो गद्य है वो व्याकरण पर चलता है। हालांकि बेटा उसमें भी एक चीज स्पष्ट हो जाए आप लोगों के दिमाग में कि ऐसा नहीं है कि पद्य में व्याकरण का कोई महत्व नहीं होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता बेटा ना कि आप पद्य लिख रहे हो तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, एक वचन को बहुवचन कुछ भी लिख दें तो चलेगा। ठीक है। हाँ, यदि छंद को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत व्याकरण में हेर फेर करना पड़े तो वो छंद में मान्य होता है, पद्य में मान्य होता है। जो मात्राओं या वर्णों की संख्या, क्रम। ठीक है। अब बेटा 2 चीजें हो गई, मात्राएं या वर्ण। जहां पे मात्राओं का ध्यान होता है वहां पर मात्रिक छंद, जहां पर वर्णों के अनुसार छंद की परिभाषा बनती हो वर्णिक छंद। और उनकी संख्या कितनी है, कितने होंगे, 1 लाइन में, 2 लाइन में कितने होंगे। ठीक है। और उनका क्रम, खास करके बेटा वर्णिक छंदों में क्रम का बड़ा महत्व होता है कि इसके बाद ये और इसके बाद ये आना चाहिए। ठीक है। और क्या? गति, यति और लय आदि के विशेष नियमों से बद्ध होती है। गति यानी कहा बेटा गाना है, कहाँ नहीं रुकना है। यति कहाँ रुकना है। लय कहाँ उतार, कहाँ चढ़ाव, क्या होगा करें। इन सारी चीजों के विशेष नियमों से वो क्या होते हैं? बंधे होते हैं, छंद कहलाती है। तो रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। छंद शास्त्र के पहले आचार्य पिंगल थे। तो छंद शास्त्र के पहले आचार्य कौन थे? पिंगल थे। इस बात को आप लोग आसान भाषा में ऐसे समझिए कि बेटा ये पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने छंदों पर ग्रंथ लिखा। जैसे बेटा नाटक पर लिखने वाले पहले आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे। कविता पर लिखने वाले या अलंकारों पर लिखने वाले पहले भामह थे। व्याकरण पर पहले लिखने वाले पाणिनि थे। उसी प्रकार से बेटा छंदों पर पहले लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? पिंगल थे। इसलिए छंदों को पिंगल भी कहते हैं। इसीलिए बेटा छंदों को हम लोग क्या कहते हैं? पिंगल भी कहते हैं। हालांकि बेटा हम लोगों की भोजपुरी और अवधी भाषा क्षेत्र में पिंगल शब्द का अर्थ होता है व्यंग करना। ठीक है। तो एक आचार्य हुए थे जिनका नाम कुंतल था। उन्होंने कविता की जब परिभाषा दी तो उन्होंने दिया था कि वक्र कवि व्यापार शालिनी। ठीक है। तो कहीं कहीं वो जो वक्र व्यापार शालिनी वाली परिभाषा है उसका ऐसा प्रभाव रहा कि शायद बाद के कवियों ने बातें व्यंगों में ज्यादा कही हो, इसलिए व्यंगों के लिए पिंगल शब्द रूढ़ हो गया हो। करेक्ट। छंद शब्द के अर्थों को हम लोग समझते हैं। छंद शब्द का एक अर्थ होता है आवरण, यानी कवच। किसी चीज को बेटा सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? उसे किसी चीज से
ढक देते हैं, यही क्या कहलाता है? आवरण कहलाता है। तो यहाँ पर एक बेटा पंक्ति याद आ रही है नागमती का वियोग वर्णन से, जो पहला छंद है नागमती चितौर पथेरा, उसी में बेटा एक पंक्ति आती है, करण पास लेहिं को छंदू विप्र रूप झिलमिल इंदु। तो यहाँ पे नागमती ये कह रही है कि मेरे पति राजा रतन सेन को हीरामन नाम का तोता वैसे ही अपने साथ बहका करके ले गया, जिस प्रकार से करण के पास से उसके छंद को यानी कवच को, बेटा देखिए यहाँ पे छंद शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ? कवच के अर्थ में, को छल से ले जाने के लिए विप्र का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके कौन आए थे? इंद्र आए थे। इसके अलावा बेटा आह्लाद, क्योंकि बेटा यदि छंद है तो रसानुभूति होगी, और रसानुभूति आनंद में परिवर्तित होती है, तो आह्लाद और प्रवाह, छंद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य, कविता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य छंद करते हैं। बेटा उस परंपरा को ढोते हैं और सुरक्षित रखते हैं और आनंद उत्पन्न करते हैं। तीनों काम करते हैं छंद। पहले सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित कैसे रखते हैं बेटा? उदाहरण के लिए मैं आपको एक दोहा दूं और कहूं ये रहीमदास जी का दोहा है, ठीक है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाऊं, कुछ बदल दूं। आप कैसे पकड़ेंगे कि मैंने इसमें कुछ खुराफात की है, कुछ बदला है? कैसे पकड़ेंगे आप? तो आप मात्राएं गिनेंगे, ठीक है। मात्राएं जब आप गिनेंगे तो क्या देखेंगे? अरे ये तो 13 के बजाय 12 मात्राएं ही रह गई, या 11 के बजाय 15 हो गई। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे अरे ये तो नकली छंद है, ये फेक है, ये रहीम का नहीं है, किसी बाद के आदमी ने लिखा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? उसको सुरक्षा मिली, कोई बाहर का व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बेटा ये चीज बड़ी जरूरी थी, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो लिखित साहित्य की सबसे पुरानी परंपरा है वो वेदों से है। तो बेटा वेदों की पांडुलिपियां तो तैयार होती थी। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे बेटा, नालंदा, तक्षशिला, इनके विश्वविद्यालयों की जो पुस्तकालय थे बहुत महान थे, बहुत बड़े थे, दुनिया भर के ग्रंथों से भरे हुए थे। तो लिखने की परंपरा तो पुरानी रही, लेकिन सुविधा उतनी बड़ी नहीं थी। आज की तरह ऐसा नहीं था कि प्रेस थे कि एक बार में 1 घंटे में हजारों प्रतियां निकाल के रख दी एक पन्ने की, तो ये संभव नहीं था। तो ज़्यादातर जो वैदिक चीज़ें थी वो मौखिक रूप से चलती थी। बेटा वेदों को श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब जो सुना गया हो, ठीक है। तो एक कान से दूसरे कान तक जाता था साहित्य। कवि या आचार्य जो हुआ करते थे वो पाठ करते थे, उनके शिष्य सुनते थे, उनके शिष्य कंठस्थ कर लेते थे और फिर क्या करते थे? अपने शिष्यों को सुना देते थे। बल्कि बेटा ऐसा भी कहते हैं कि वैदिक ऋषियों के आश्रम में, उनके गुरुकुलों में जो सुख सारिका हुआ करते थे बेटा, जैसे आज देखिए ना, मैं ऑडियो या वीडियो बना के हम लोग भेजते हैं कि आप लोग वीडियो से कभी भी पढ़ सकते हैं, वैसे तो वैदिक ऋषियों ने भी खोज निकाला था। अपने आश्रमों में तोता और मैना को रखते थे, सुख सारिका को रखते थे, और इन्हें क्या होता था? वैदिक मंत्र कंठस्थ हो जाते थे सुनते सुनते। और जब गुरु नहीं हुआ करते थे या कोई ऐसा समय जिस समय गुरु नहीं पढ़ा रहा है, उस समय भी ये क्या करते थे? वेद पाठ किया करते थे और शिष्य उसे सुना करते थे। तो एक तरह से उनका वो क्या थे? टेप रिकॉर्डर थे गुरु लोगों के। तो यहाँ बेटा ये चीज समझ में आ गई कि किस प्रकार से छंद ने कविता को सुरक्षित रखने का कार्य किया, ठीक है। अब आगे जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं कविता में, यति, गति और लय, इनका अध्ययन करते हैं। यति का अर्थ होता है बेटा रुकना। हमारे धर्म परंपरा में जो सन्यासी व्यक्ति होता है उसे भी क्या कहते हैं? यति कहते हैं। वो बेटा रुक गया होता है, उसने सांसारिक आकर्षण से स्वयं को क्या किया है? रोक लिया है, ठीक है। करें छंद में रुकने के स्थानों को यति से इंगित करते हैं। बेटा छंद में क्या करते हैं? रुकने के स्थान को यति से इंगित करते हैं। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे एक मैंने कुछ पंक्ति लिख रखी है, भय प्रकट कृपाला, यहाँ रुक गए ना, दीन दयाला, अब तुरंत रुक गए, ठीक है। तो बेटा जब इसका हम लय में पाठ करते हैं तो ये जो रुकना होता है ये क्या करता है? उसमें आकर्षण उत्पन्न करता है। इसके बाद गति। गति का अर्थ होता है चलना। गति का अर्थ क्या होता है? चलना। छंदों में जहां यति नहीं होती, जहां पर यति नहीं लगी है, वहां पर हम क्या करते हैं? वहां बिना अवरोध के पाठ किया जाता है, यही गति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? गति। जैसे यहाँ पे देखिए ना, दीन दयाला पे हम रुक गए, ठीक है। अब आगे हम कौशल्या पे नहीं रुक जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं? हित
हितकारी पे। अब आगे क्या है, लय। करें गति यति के प्रयोग और स्वर के आरोह अवरोह से। बेटा यहाँ पे स्वर का मतलब व्याकरण वाला स्वर नहीं, कवि संगीत शास्त्र का जो स्वर होता है उसके आरोह से यानी ऊपर उठने से, अवरोह से नीचे से आने से जो उत्पन्न श्रुति आकर्षण होता है, जो सुनने में एक आकर्षण उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बेटा जैसे लोग जब गाते हैं, मैं तो नहीं गाता हूं, गाने वाले बेटा कौशल्या हितकारी में कौशल्या हितकारी को क्या करते हैं, खींच देते हैं। फिर आगे हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, तो यहाँ भी क्या करते हैं, विचारी को खींच देते हैं। तो ये जो आरोह अवरोह है यह क्या करता है, श्रुति आकर्षण उत्पन्न करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि छंद के 3 भेद हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। ऐसे छंद जिनकी परिभाषा मात्राओं पर निर्भर करती है वो मात्रिक कहलाते हैं। ऐसे छंद जो वर्णों की संख्या पर जिनकी परिभाषा निर्भर करती है, वर्णों के क्रम पर निर्भर करती है, वो क्या कहलाते हैं, वर्णिक कहलाते हैं। और मुक्तक छंद वो हैं जो मुक्त होते हैं छंदों की व्यवस्था से, छंदों के अनुशासन से। आगे बेटा जब पढ़ाएंगे तो आपको मुक्त छंद और स्वच्छंद में भी अंतर समझाएंगे कि स्वच्छंद और मुक्त छंद एक चीज नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। कल हम लोग पहले गढ़ व्यवस्था को समझेंगे, क्योंकि बेटा प्रायः बच्चों को नहीं समझ में आता है, बार बार पूछते हैं कि सर ये क्या है, ये जगड़ मगड़ तगड़ ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद फिर हम मात्रिक छंदों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। बेटा आपके पाठ्यक्रम में केवल मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।